मुजफ्फरपुर में पेंशनधारियों को लगेगा कोरोना का टीका। टीकाकरण को लेकर चलाया जा रहा विशेष अभियान। 101 स्वास्थ्य केंद्रों में बनाए गए टीकाकरण केंद्र। बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सरहुल शोभा यात्रा पर रोक। आदिवासी संगठनों ने सरकार के फैसले को नकारा। कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए निकालेंगे शोभा यात्रा। समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर टला बड़ा हादसा। आग लगने से स्टेशन परिसर पर मची भगदड़। आरपीएफ और जीआरपी ने फायर सेफ्टी की मदद से पाया आग पर काबू। मोकामा के बरहपुर गांव में आगजनी से मचा हड़कंप। आग लगने से लगभग 10 एकड़ सरसों की फसल हुई बर्बाद। किसानों ने दबंगों पर लगाया आरोप। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। इस वक्त की बड़ी खबर रांची से आ रही है। आपको बताते चले टीवी स्क्रीन पर बड़ी खबर रांची से, जहां सीएम आवास पर सर्वदलीय बैठक की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम आवास पर सर्वदलीय बैठक। महागठबंधन के शीर्ष नेता मौजूद थे। सीएम आवास पर सर्वदलीय बैठक हुई। इस दौरान महागठबंधन के शीर्ष नेता बैठक में शामिल हुए। बैठक में मधुपुर उपचुनाव पर चर्चा की गई है। आपको बता दें कि मधुपुर उपचुनाव आने वाले हैं। इसी महीने मधुपुर में उपचुनाव है, इसको लेकर चर्चा हुई है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिनव कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिनव, सीएम आवास पर सर्वदलीय बैठक हुई है, मधुपुर उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई है। क्या कुछ और चर्चा इस दौरान हुई है? क्या कुछ सारांश इस बैठक का निकाला रही है? देखिए, आज कह ले कि आज एक अहम बैठक बुलाई गई थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो आवास है वहां पर एक बैठक बुलाई गई थी और ये महागठबंधन के नेताओं के साथ बैठक थी, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अध्यक्षता की है। मुख्य रूप से अगर बात करें तो ये बैठक बुलाने का जो उद्देश्य था महागठबंधन के नेताओं के साथ, अगर उसमें बात करें तो आरजेडी के नेता शामिल थे, कांग्रेस के नेता शामिल थे और जेएमएम के मुख्यमंत्री के साथ कई और जेएमएम के नेता वो शामिल थे। साथ ही साथ जो माले के कई और नेता हैं वो भी शामिल थे। तो कह सकते हैं कि एक महागठबंधन की फुल जो टीम है, जिसमें आरजेडी हो, कांग्रेस हो या लेफ्ट हो, कई और जो पार्टियां हैं जो महागठबंधन में शामिल हैं, वो यहाँ पर बैठक बुलाई गई थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई थी। और चूंकि आप देखेंगे आस्था की अब मधुपुर जो उपचुनाव की जो तारीखें हैं अब धीरे धीरे नजदीक आती जा रही है, क्योंकि अब 17 को वहां पर मतदान होना है। ऐसे में जो है तैयारियां क्या है उसको लेकर आज बैठक की गई थी। और एक अहम बैठक इसलिए मानी जा रही है कि एक रणनीति बनी है वहां पर। और रणनीति में बता दूं कि अलग अलग पार्टियों से एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है। अगर हम कांग्रेस की बात कर ले तो बन्ना गुप्ता और राजेश ठाकुर जो कमेटी बनाई गई उसमें ये लीड करेंगे। साथ ही साथ अगर हम जेएमएम की बात कर ले तो उसमें विनोद पांडे और सुप्रियो भट्टाचार्य को कमेटी का लीड बनाया गया है। उसके बाद अगर हम आरजेडी की बात कर ले तो अभय सिंह है और रंजन यादव है। इनको जो कमेटी बनी है उसमें अलग अलग पार्टियों से एक टीम तैयार की गई है, वो उसका नेतृत्व करेंगे। साथ ही साथ लेफ्ट की बात कर ले तो लेफ्ट से भी कई नेता को वहां पर शामिल किया गया है। तो कह सकते हैं कि महागठबंधन की एक पूरी टीम की एक बैठक थी, जहां पर एक रणनीति बनाई गई है, कोऑर्डिनेशन टीम बनाया गया है, ताकि मधुपुर में किस तरीके से वहां पर चुनाव लड़ा जाए। और सब सहमति से, अगर हम बात कर ले, कांग्रेस ने भी वहां पर समर्थन देने की बात कही है, आरजेडी ने भी समर्थन देने की बात कही है और जो भी महागठबंधन के घटक दल है उन्होंने समर्थन देने की बात कही है। कह सकते हैं कि उपचुनाव को लेकर जो है महागठबंधन पूरी एकत्रित दिखाई दे रही है। और साथ इसी को लेकर एक बैठक बुलाई गई थी, जहां पर सबको एक साथ बुलाकर रणनीति बनाई गई कि कैसे हम वहां पर उपचुनाव लड़ेंगे और कैसे वहां पर बेहतर प्रदर्शन कर सके, ताकि फिर से जो है बीजेपी को पर हराया जाए। चूंकि दुमका और बेरमो में बीजेपी को हराया था वहां पर, और अब फिर से हैट्रिक लगाने की बात यहाँ के महागठबंधन के नेता कह रहे हैं। जी अभिनवी, जिस तरीके से तमाम जिम्मेदारियां बांटी गई हैं अलग अलग लोगों को, तो क्या लगता है कि जो जिम्मेदारियां बांटी गई हैं इनमें आपस में समन्वय देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, अगर हम समन्वय की बात करें तो देखिए, कांग्रेस ने पहले ही सपोर्ट कर दिया था। क्योंकि अगर हम बात करें तो जेएमएम का ये पारंपरिक सीट है, क्योंकि हाजी हुसैन अंसारी के बाद निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। उसके बाद उन्होंने हफीजुल अंसारी को वहां पर बिना विधायकी के मंत्री बनाया था। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अब
जो वहाँ की बात है, चूंकि पहले ही रणनीति बन चुकी थी और पहले ही कह सकते हैं कि वहाँ पर बिना विधायक के उनको मंत्री बनाया गया था। तो ओवरऑल अगर हम वहाँ के परिप्रेक्ष्य की बात करें तो जो सभी पार्टियों को लेकर एक बैठक बुलाई गई थी, और अगर हम समर्थन की बात करें तो पहले से कांग्रेस ने समर्थन कर दिया है। हालांकि आरजेडी समर्थन देने की बात नहीं कर रही थी, लेकिन फिर बाद में जो आला कमान के निर्देश के बाद आरजेडी ने भी वहाँ समर्थन देने की बात की है। तो कह सकते हैं कि आरजेडी हो, कांग्रेस हो या और लेफ्ट पार्टीज की बात कर ले, सभी ने वहाँ पर समर्थन देने की बात की है और एकजुटता की मिसाल वहाँ पर पेश की है। अब देखने वाली बात हुई कि ये जो आज बैठक रखी गई थी, जो रणनीति यहाँ पर बनाई गई है, जो कोऑर्डिनेशन टीम बनाया गया है, अब मधुपुर उपचुनाव अब नजदीक है, ऐसे में वहाँ पर कैसे काम होता है सारे टीमों के द्वारा, अब ये देखने वाली बात होगी। जी जी बिल्कुल अभिनव जी, अब देखने वाली बात यही होगी कि किस तरीके से ये जो नीति बनाई गई है इसको धरातल पर ये लोग लेकर आते हैं और कितना समन्वय आपस में देखने को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिनव कुमार जी, ये संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। पूरे बिहार में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है, तो वहीं मौसम विभाग ने भी लू की आशंका जाहिर की है। पटना के कई इलाकों में पानी की किल्लत होनी शुरू हो गई है, तो वहीं पटना नगर निगम ने इस बार भीषण गर्मी को देखते हुए पेयजल को लेकर विशेष व्यवस्था की और 170 से ज्यादा टैंकर तैयार किए हैं ताकि जरूरत पड़ने पर लोगों को पेयजल की किल्लत ना हो। साथ ही टैंकर के माध्यम से पानी का सप्लाई किया जा रहा है। इसी कड़ी में पटना के नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा ने कहा कि किसी भी हालत में लोगों को पानी की किल्लत नहीं होने दी जाएगी, तो वहीं जरूरत पड़ने पर जगह जगह पेयजल भेजने का भी काम किया जाएगा। जो पहले से कार्यरत हैं लगभग 99 पंप्स जो है हाई यील्ड बोरिंग जिनको हम लोग बोलते हैं, वो हम लोगों ने टेंडर किया था, जिनमें लगभग 10 का काम पूर्ण हो गया है और 35 पर कार्य चल रहा है, जिसका हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि वो पंप्स भी कार्यरत शीघ्र हो जाए। साथ ही साथ जब किल्लत बढ़ती है तो कई बार पटना नगर निगम की ओर से टैंकर की व्यवस्था भी की जाती है। हम लोग अपने वाटर बोर्ड को ये इंश्योर कराए हैं कि जो भी उसका रिवॉल्विंग फंड के इशूज़ हैं वो हम लोग रिजॉल्व किए। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अनुप्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनु, लगातार भीषण गर्मी का प्रकोप आ रहा है और गर्मी अपना रूप ले रही है। टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो कितना टेम्परेचर क्षेत्र में देखने को मिल रहा है? जी देखिए, तो पटना में जो है, पटना राजधानी में जो है इधर होली के बाद जो है मौसम चेंज होते हुए गर्मी जो है वो काफी बढ़ने है, जिसको देख के नगर निगम के तरफ से भी सभी जगह जो है टैंकर की व्यवस्था और पशुओं को पानी पीने के लिए जगह जगह जो है वो व्यवस्था की गई है। इसको लेकर राजधानी पटना में भी जो है सभी जगह जितने भी नगर निगम के जो टैंकर, जो पेयजल के टैंकर जो है अब सभी वार्डों में सभी जगह जो है लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर राजधानी पटना का जितना भी वार्ड जो है उसमें लगाए गए हैं और साथ में ये भी व्यवस्था पोखरों का भी व्यवस्था किया जा रहा है। जी, पानी की किल्लत होना गर्मियों में आम बात हो गई है। लगातार देखा जा रहा है कि जब भी गर्मी अपना रूप लेती है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है, वहां पर पानी की किल्लत होने लगती है और सरकार की तरफ से भी इस दौरान प्रयास किए जा रहे हैं कि लोगों को समस्या ना हो। तो इससे निजात पाने के लिए और क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, इससे आपको बता दें कि इससे गर्मी से निजात पाने के लिए जैसे पटना में जो है ये 7 निश्चय के तहत जो मुख्यमंत्री का जो 7 निश्चय था उसके तहत जो है सभी गली नल जल का योजना का जो ये प्रावधान था उसको देखकर अभी जो मौसम का जो चेंज हुआ है उसको लेकर बिहार में के वार्ड में, पटना वार्ड में जितना भी जो भी वार्ड संख्या है उस वार्डों को तहत देखते हुए सभी जगह पानी की टैंकरों की व्यवस्था की गई है, पोखरों का व्यवस्था किया गया है। इसको लेकर कि किसी को भी पानी से किल्लत ना हो, पानी से कोई परेशानी ना हो और सभी को जो है पानी की व्यवस्था हो जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद अनुप्रकाश से संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार बिहार में बढ़ता हुआ दिख रहा है।
झारखंड में बढ़ते कोरोना केसेस के मद्देनजर रामनवमी जुलूस पर सरकार ने रोक लगाई है। अब इसे लेकर राजनीति भी शुरू हो गई। कई हिंदू संगठन इसके खिलाफ हैं। इसी कड़ी में प्रख्यात स्वामी दिव्यानंद महाराज ने भी सरकार के इस निर्देश पर नाराजगी जताई। तो वहीं स्वामी दिव्यानंद महाराज से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अभिनव कुमार ने। हेमंत सोरेन सरकार ने कोरोना के संक्रमण के मद्देनजर रामनवमी जुलूस पर रोक लगा दी है। इसको लेकर अब राजनीति जो पारा है वो बढ़ गया है। खासकर अगर हम हजारीबाग की बात करें तो हजारीबाग में भव्य जुलूस निकाला जाता है, और अगर वहां की बात करें तो जो विपक्ष के नेता है, चाहे हम सदर विधायक मनीष जायसवाल की बात कर ले या सांसद जयंत सिन्हा की बात कर ले, उन्होंने कह दिया है कि रामनवमी का जो जुलूस है वो निकलेगा। अब देख सकते हैं कि रामनवमी जुलूस को लेकर अब जो झारखंड में राजनीतिक पारा है वो बढ़ चला है। हालांकि अगर हम बात करें तो कई ऐसे हिंदू संगठन हैं वो इसके खिलाफ हैं। हम इसी कार्यक्रम के सिलसिले में हम आ चुके हैं स्वामी दिव्यानंद जी महाराज के पास, जो प्रख्यात हिंदू संगठन से भी जुड़े हुए हैं और हिंदू के नाम पर हमेशा वो आगे रहते हैं। हम उनसे बात करेंगे। स्वामीनंद जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका वीआईपी। कैसे देखते हैं पूरे प्रक्रिया को, जिस तरीके से जुलूस पर रोक लगाई गई? सबसे पहले जय श्री राम बोलो सभी को। देखिए, यहाँ दो बातें हैं। सर्वप्रथम कोरोना की बात करते हैं तो डू एग्री, अगर कोई भी संभ्रांत नागरिक है तो कोरोना एक ऐसी चीज है, एक ऐसा पेंडेमिक है इसकी कोई पहचान नहीं है और ये किसी को नहीं पहचानता। अमीर हो, गरीब हो, हिंदू है, मुसलमान है, वो नेता है, राजनेता है, रिक्शा वाला है, कोई भी है, वो किसी को छोड़ता नहीं। तो ये हमें इससे बचना पड़ेगा और हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि समाज को इससे बचाने के लिए हम सबों को आगे आने की आवश्यकता है। दूसरा पक्ष है कि श्री रामनवमी का जुलूस निकले न निकले, भारत देवों की भूमि है, ये श्री राम की धरती है और इस वर्ष श्री राम का पुनर्अवतार हुआ है। अयोध्या में भगवान श्री राम 500 वर्षों की लड़ाई के बाद हम उन्हें पुनः दर्शन कर पा रहे हैं। तो एक अति उत्साह का वातावरण है हिंदू समाज के अंदर में, और इस समय तो रामनवमी क्या महारामनवमी होनी चाहिए और होगी भी। बीच का रास्ता, हम कोरोना को भी बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं और रामनवमी भी हमारा मने। तो आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से मेरा ये आग्रह होगा, बारंबार पहले भी मैं कई चैनलों के माध्यम से बोल चुका हूं, आज भी वीआईपी न्यूज के माध्यम से बोलना चाहूं कि महोदय आपको इस पर पुनर्विचार करनी चाहिए। जितने हिंदू संगठन हैं, जो धर्मगुरु हैं, इस लाइन के जो भी एक्सपर्ट हैं, उनके साथ बैठकर पुनर्विचार करें। क्योंकि मैं झारखंड की ही बात कर रहा हूं, झारखंड के लाखों लाखों हिंदुओं की भावना है और इस बार वो अति उत्साहित हैं। तो हम कोरोना से भी बचते हुए और रामनवमी का पर्व, ये महापर्व कैसे हो, इन दोनों का बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए। अभी भी कुछ समय बचे हुए हैं। छठ में भी आपने इस प्रकार का आदेश पारित किया था, लोगों के अंदर विद्रोह आई थी और मैं भी, आप विद्रोह कहें, मेरा निवेदन कहें, एक प्रजा होने के नाते मैं राजा से निवेदन ही कर सकता हूं। आंदोलन तो एक हमारा माध्यम है। आंदोलन हमने छठ में भी किया था और आपने हम सबों की बात रखी थी। तो मैं सम्मान पूर्वक आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर अतिशीघ्र एक निर्णय पुनर्विचार करें और जुलूस बिल्कुल निकाली जानी चाहिए। इस पक्ष पे आपको विचार करें, कैसे निकले और हम कोरोना से भी बचकर कैसे निकले, कैसे इसका पालन कर सकते हैं। स्वामी जी, चूंकि कोरोना के जो केसेस है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में अगर सरकार ने यह फैसला लिया है कि जुलूस पर रोक लगाया जाए तो इससे आपत्ति क्या है? नहीं, आपत्ति की बात नहीं है, सावधानी की बात है। मैं सावधानी से सहमत हूं, बिल्कुल सहमत हूं कि कोरोना से जो भी उसमें जो नॉर्म्स दिए गए हैं उसका पालन होना चाहिए। मैं उससे कहीं उससे डिसएग्री नहीं हूं, लेकिन मेरा साथ साथ यह भी मेरा एक आग्रह है कि जुलूस भी निकले। हाँ, हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। यदि एक साथ सारे लोग बैठेंगे, सारे धर्मगुरु बैठेंगे, सारे प्रशासनिक बड़े अधिकारी बैठेंगे, सरकार के मुख्यमंत्री महोदय रहेंगे और सारे लोग जब रहेंगे तो सब मिलकर जब मंथन करेंगे तो कुछ न कुछ विचार अवश्य आएगा कि क्या करें। जिस प्रकार से एक अखाड़े से अगर 500-200 लोग होते थे तो हम 15-20 ही निकालेंगे जो मुख्य होंगे झंडा। क्या हमारा श्री रामनवमी का झंडा महावीर चौक से पूरे रांची को भ्रमण करते हुए तपोवन मंदिर में जाकर वहां राम भरत मिलाप होना और वहां
झंडे का पूजा होना, ये हमारी परंपरा रही है। पूजा पे रोक तो नहीं होनी चाहिए। आप सरकार के खिलाफ जाएंगे क्या? नहीं, सरकार की, मैं तो सरकार से निवेदन कर रहा हूं। मैं सरकार के खिलाफ नहीं जा रहा हूं, मैं फिर सरकार के अंतर्गत हूं। झारखंड में कोरोना ने एक बार फिर से कहर बरपाना शुरू कर दिया है। तेजी से शून्य होते एक्टिव मरीजों वाले जिले में संक्रमण का दर दहाई के अंकों को लांघ गया है। एक भी जिले ऐसा नहीं बचा है जहां एक्टिव मरीज ना हो। रांची में तो ये संख्या 1500 के पार पहुंच चुकी है। 1 मार्च से 1 अप्रैल के बीच राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या में 6 गुने की बढ़ोतरी हुई। 1 मार्च को राज्य में जहां एक्टिव मरीजों की संख्या 494 थी, तो वहीं आज 1 अप्रैल को बढ़कर 3352 हो गई है। इसी दौरान 23 लोगों की कोरोना से मौत हुई। पैर पसारते कोरोना ने प्रशासन को भी नींद से जगा दिया। अब हेल्थ डिपार्टमेंट ने मरीजों के घर को सील करने से लेकर दोबारा से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करने का निर्णय लिया। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शुभम कुमार जुड़े हुए हैं। शुभम, जिस तरीके से कोरोना एक बार फिर से कहर बरपा रहा है, दूसरा स्ट्रेन जिस तरीके से लोगों के बीच पहुंच रहा है, 1 महीने का अगर आंकड़ा देखा जाए तो 6 गुना बढ़ोतरी हुई है। इस पर रोक के लिए क्या कुछ काम प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरीका से रांची के उपायुक्त छवि रंजन, क्योंकि अब देख सकते हैं आस्था की तमाम देश में और कह सकते हैं झारखंड की अगर बात करें तो कोरोना ने अपना दूसरे स्ट्रेन का लक्षण दिखाना शुरू कर दिया। और पूरे देश की बात करते हैं, अगर भारत की बात करते हैं तो 81,000 का जो आंकड़ा आज के दिन पार हुआ है, तो कहीं ना कहीं भयावह स्थिति जरूर है कोरोना को लेकर के। और जिला प्रशासन की अगर हम बात करें तो जिला प्रशासन लगातार कह सकते हैं अब शिकंजा कसने में लगा हुआ है कि कोरोना का जो बढ़ता आंकड़ा है वो हाथ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। और वो दिन दूर नहीं, 2020 का जो स्थिति था कोरोना को लेकर के, वो कहीं ना कहीं अब बखूबी तमाम राज्यों में देखने को मिल। उसी कड़ी में झारखंड तो झारखंड की राजधानी रांची के उपायुक्त के द्वारा कह सकते हैं रांची के हित में तौर पर निर्देश दिया गया है, अगर किसी भी एरिया में कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाते हैं तो तुरंत वहां के एरिया को सील किया जाए, कंटामिनेंट जोन बनाकर, माइक्रो कंटामिनेंट जोन बनाकर उस एरिया को सील किया जाए। क्योंकि जो अगर कोरोना अपने हाथ से निकल गया और अपने आंकड़े में जो वृद्धि होने लगेगी लगातार, तो उस पर कहीं ना कहीं राज्य सरकार भी हाथ खड़े कर सकती है। आखिरी में जी, वैक्सीनेशन का तीसरा दौर शुरू हो चुका है। इसको लेकर क्षेत्र में अगर देखा जाए तो कितनी जागरूकता लोगों में दिख रही है? देखिए, अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो अब 45 वर्षों तक के लोगों को वैक्सीन मिलने का प्रारंभ हो चुका है, लेकिन कुछ लोग अभी भी हैं जो अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं वैक्सीन लेने के लिए। और जिस तरीका के सांसद संजय सेठ ने भी राज्य की जनता से अपील किया है कि अगर कोरोना को मात देना है तो अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन लेने की आवश्यकता है। इसी कारण कह सकते हैं अब लोगों में जागरूकता फैलाने की जरूरत है। और लोगों के लापरवाही के आलम के कारण ही झारखंड में इतने केसेस देखने को मिल रहे हैं और पूरे देश में केसेस मिल रहे हैं, क्योंकि जो कोरोना के संबंधित गाइडलाइन बनाए गए हैं उसका पालन कहीं भी कोई भी राज्य में कोई भी जिलों में नहीं देखने को मिल रहा है, जिसका खामियाजा है कि जो बढ़ते आंकड़े सामने आ रहे हैं उस पर अब लॉकडाउन जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शुभम कुमार, संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि झारखंड में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरा स्ट्रेन इस तरीके से क्षेत्र में फैल रहा है। लोगों में जागरूकता भी देखी जा रही है। कई जगह देखा जा रहा है कि कोविड के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, पूरे तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही है। लेकिन कई जगह ऐसा भी देखा जा रहा है जहां पर लोग पूरी तरीके से जागरूक है। तीसरा दौर वैक्सीनेशन का चल रहा है। 45 से ऊपर के जो भी लोग हैं वो अपनी वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए लाला ज़मीन ब्यूरो चीफ जमशेदपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से दूसरा स्ट्रेन फैल रहा है क्षेत्र में और वैक्सीनेशन का तीसरा दौर भी शुरू हो चुका है, इसको लेकर अगर जनता की बात की जाए तो कहीं ना कहीं क्या जनता के बीच ऐसा देखा जा रहा है कि वैक्सीन सुरक्षित नहीं है? यहाँ पे आस्था मैं बता दूं कि जो है ये जो झारखंड में कोरोना ने रफ्तार पकड़ लिया है, यहाँ पे देखा जा रहा है कि जमशेदपुर में एक दिन में 71 मरीज मिले हैं। वही इधर जिला प्रशासन बाजारों में कोरोना टेस्ट शुरू कर दिया है। लगातार सभी बाजारों में देखा जा रहा है कि कोरोना टेस्ट भी हो रहा है। और वैक्सीन की बात करें तो इस तरह की कोई भी हर कोई चाह रहा है कि वैक्सीन लगाना। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि अस्पतालों में
लोग आ रहे हैं, वैक्सीन लगाने का सिलसिला जो है जारी है, कोई रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, तो कोई अस्पताल का एकदम लंबी लाइन लगाए हुए हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन करवा दो तभी जाके। लेकिन लोगों में तो ये नहीं देखने को मिल रहा है कि नहीं मैं वैक्सीन नहीं लगाऊंगा। लेकिन जिस तरह से जमशेदपुर में पिछले दिन जो वैक्सीन दोनों डोज लेने के बावजूद भी जो कोरोना पॉजिटिव होने के बाद लोगों में थोड़ी सी तो शंका पैदा हो गई है कि कोरोना जो वैक्सीन आया है वो सही है या नहीं, क्योंकि जब वैक्सीन लेने के बाद भी हमें कोरोना हो रहा है तो कितना सही है, क्योंकि एक शंका सा पैदा हो गया है था। लेकिन फिर भी अब है कि लोग तब भी कुछ लोगों में तो अभी भी यह है कि लगातार वो आप कोरोना का वैक्सीन लें, और खास करके जो 45 साल से ऊपर जो लोग हैं उनको तो अब एकदम आ गया है गाइडलाइन कि 45 से ऊपर वाले लोगों को वैक्सीन मिलेगा। तो अब है कि बहुत सारे लोग रजिस्टर कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो इससे कतरा रहे हैं कि वैक्सीन के बाद भी हमें कोरोना हो रहा है। तो एक कहे कि जिला प्रशासन कह रही है कि वैक्सीन ले भी लिए हैं तब भी आप मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें। तो ये सब गाइडलाइन के बाद भी इन लोगों में एक शंका सी पैदा हो गई है कि वैक्सीन लेने के बाद भी इस तरह का हमें पालन करना पड़ेगा सभी चीज का, तब क्या लेना फायदा। तो लेकिन फिर भी बहुत जो है यहाँ पे वैक्सीन लेना शुरू कर दिए हैं। कोरोना टेस्ट भी हो रहा है जो जिला प्रशासन की तरफ से, जब कोरोना टेस्ट लगातार किया जा रहा है। लेकिन मैं सबसे बड़ी बात बता दूं कि जो यहाँ पे जो एक सबसे बड़ा मामला सामने आ रहा है, जो कोरोना टेस्ट तो चल रहा है, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि रास्ते में किया जा रहा है, पत्थर पर बैठाकर, तपती धूप और रात में जो है कुर्सी पर बैठाकर टेस्ट किया जा रहा है। ऐसे में जो है टेस्ट कराने वाले और टेस्ट करने वाले को भी कोरोना की चपेट में आ सकते हैं। इस तरह की मामला है, ये जिला प्रशासन को इस तरह का सोचना पड़ेगा। लेकिन जरूरत है सतर्कता बरतने की। हालांकि प्रतिदिन 200 टेस्ट का लक्ष्य जो है जिला प्रशासन ने रखा है और उसके अनुरूप चौक चौराहों या बाजारों में टेस्ट लिया जा रहा है आज तक। जी, जिस तरीके से पहले स्ट्रेन की और इस स्ट्रेन की बात की जाए, जैसा खौफ पहले स्ट्रेन में कोरोना संक्रमण जब शुरू हुआ था लोगों में दिख रहा था, क्या वही अब भी नज़र आ रहा है कोरोना संक्रमण को लेकर, या फिर निश्चिंत होकर लोग घूम रहे हैं बिना कोरोना गाइडलाइन का पालन किए हुए? हाँ बिल्कुल आस्था, ये जो मामला जैसे देखा जा रहा है कि मार्च से इसकी शुरुआत हुई थी, 2020 के मार्च से कोरोना की शुरुआत हुई थी, तो उसी टाइम से आ तो चुका था वो नवंबर में ही, लेकिन 2020 के मार्च में लोगों तक ये एकदम सभी पहुंच गया था और जो भयावन की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। लेकिन अब जो है मार्च है, फिर से जिस तरह से जो रफ्तार घट गया था जमशेदपुर में, देखा जाए नवंबर के बाद एकदम आज जो संक्रमित मरीजों की संख्या बिल्कुल घट गई थी, क्योंकि शहर क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्र में मिल नहीं रहे थे। लेकिन लगातार जो है एक रफ्तार जो है कोरोना का फिर से पकड़ लिया है, जहां पर सेकंड वेव का इस तरफ एकदम पूरी तरीके से चला गया है, क्योंकि जहां देखा जा रहा है 121 मरीज मिले हैं। और ये जो है ये चौंका देने की बात है, क्योंकि जिला प्रशासन का एक तरफ से कह रहा है कि हम लोग पूरी तरीके से मुस्तैद हैं, सारी तैयारियां कर ली गई है। लेकिन इस तरह से अगर तैयारियां हो गई हैं तो सेकंड वेव का किस तरह से ये कहर देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से जो लोगों में एक जो होना चाहिए, जो प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है, वो अभी भी देखने को नहीं मिल रही है। भले मास्क लगा रहे हैं, लेकिन जो भीड़ होती है वो भीड़ अभी जमशेदपुर में देखने को मिल रही है, क्योंकि वो जमशेदपुर शहर के लोग ये बोल रहे हैं कि पिछले दिनों कोरोना की कहर से जमशेदपुर गुजरा है, बहुत सारे लोगों की मौत भी हुई है। और जी बिल्कुल, कोरोना का प्रकोप भयावह है और कई लोगों की इस दौरान मौत भी हो चुकी है। जमशेदपुर में भी ऐसा देखा गया है कि पहले कई भयावह कोरोना के संक्रमण से जूझ चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। लाला ज़बीन हमारे साथ ब्यूरो चीफ इस खबर की तमाम जानकारी के लिए जुड़ी हुई थी। इसी के साथ हम ब्यूरो चीफ आशीष सिन्हा जी के पास चलते हैं। आशीष जी, जिस तरीके से ये संक्रमण बढ़ता जा रहा है, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये प्रतीत हो रहा है कि लॉकडाउन की स्थिति भी दूर नहीं है। अगर हम लोग कोरोना के लोग की बात करते हैं तो चूंकि देश तो ग्रसित है ही, हमारे झारखंड के हजारीबाग में भी
पिछले अगर वर्ष की बात करें तो कोरोना ने बड़े पैमाने पर पसारा था, कई लोग उसके संक्रमण में आए थे, कई लोगों की मृत्यु हुई थी। मगर जो दूसरा फेज शुरू हुआ है उसमें थोड़ा सा हजारीबाग की अगर बात करें तो हजारीबाग में जो कल हम लोगों ने बात की थी प्रशासनिक अधिकारी से, तो करीब 20 से 22 की संख्या में लोग अभी यहाँ पर पॉजिटिव पाए गए हैं। और उससे पूर्व हजारीबाग के जो पदाधिकारी हैं सतर्क हो चुके हैं। शहर में जो है कि मास्क चेकिंग अभियान, लोगों को जागरूक करना, इस तरह का कार्य अब शुरू हो चुका है। लोगों को ये बताया जा रहा है कि दूसरे फेज का जो कोरोना जो आया है वो बहुत भयावह है। अगर उससे लोग अगर नहीं बचते हैं तो काफी समस्या झेलना पड़ेगा। और ऐसे में जो हमारा हजारीबाग का मेडिकल कॉलेज HMCH है उसको पूरा दुरुस्त किया गया है। कोविड वैक्सीनेशन जो आया हुआ था हजारीबाग में उसको लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और प्रत्येक दिन की अगर हम लोग बात करें तो सुबह से लेकर शाम तक कई लोग ऐसे हैं जो वैक्सीनेशन लेने का कार्य भी या हजारीबाग में कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं जैसे कोरोना जो अपना पांव पसार रहा है, तो अपने चैनल के माध्यम से लोगों से हम लोग अपील भी करना चाहेंगे कि इस चीज से बचे, पूर्णतः जो गाइडलाइंस मिला है उसका हम लोग पालन करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष सिन्हा, ब्यूरो चीफ, हजारीबाग से हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। लगातार कोरोना का दूसरा स्ट्रेन अपने पैर पसार रहा है, जिसको लेकर कई जगह देखा जा रहा है कि लोग जागरूक नहीं है, तो कई जगह देखा जा रहा है कि पूरी तरीके से कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। कोविड का दूसरा स्ट्रेन शुरू हो चुका है, पूरे देश में इसका खतरा मंडरा रहा है। इसी कड़ी में रांची में बीजेपी द्वारा कोविड टीकाकरण केंद्रों पर सेवा शिविर लगाया गया। रांची के सांसद संजय सेठ ने रांची के कई टीकाकरण केंद्रों पर जाकर सेवा दी। इस दौरान शिविर में मौजूद कार्यकर्ता टीकाकरण कराने वाले लोगों को सहायता उपलब्ध करा रही हैं। रांची के CCL अस्पताल स्थित सेवा शिविर पहुंचे सांसद संजय सेठ ने टीकाकरण को बेहद अहम बताया और लोगों से इसके लिए आगे आने की अपील की। मोदी जी की जो सोच कि जो ये वैक्सीनेशन है, जो संजीवनी बूटी कहेंगे, वो हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया को, और आप देखो लगभग 90 देशों को ये संजीवनी बूटी पहुंच गई। रोजाना कोई ना कोई देश में जा रही है। अभी कोरोना का कहर कम नहीं हुआ है। एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि दूसरी लहर शुरू हुई है, दुनिया में दूसरी लहर चल रही है, भारत में प्रवेश हुई है, और तीसरी लहर तक बात कही जा रही है कि तीसरी लहर भी डेवलप हो रही है। तो उसका एक ही इलाज है वैक्सीनेशन। हर कोई वैक्सीन ले। VIP न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।